जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन्द्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, तो हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम देने जाइए, यहां से सवाल आपके एग्जाम में जरूर रहना, ठीक है। यानी कौन सा टॉपिक, तो यूरोपियन अराइवल, कैसे यूरोप वाले भारत में आते हैं, कैसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, और इन यूरोपियों के आने के क्रम में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय आता है भारत में, और उसका इनिशियल स्लोगन क्या था, नारा क्या था, किस उद्देश्य के लिए आते हैं, क्या भारत का यूरोप से पहले व्यापार होता था कि नहीं होता था, क्या भारत वाले यूरोप से डायरेक्ट कनेक्ट थे कि नहीं कनेक्ट थे, क्या रूट होता था, क्या मार्ग होता था, वास्को डिगामा कौन था, अल्बुकर्क कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा कौन था, नीनो द कूना कौन था, पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं, रॉयल मैरिज क्या होता है, इन सारे दुनिया भर के जो सवाल होते हैं, ऐसा कौन सा सिनेरियो था कि पुर्तगालियों को यानी यूरोप वालों को भारत में आने के लिए डायरेक्ट रूट ढूंढना पड़ा। तो इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक प्यारी सी लाइन से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं ना संयोग, कहते हैं ना संयोग से वो पास हो गया, संयोग से वो फेल हो गया, संयोग से ये हुआ, संयोग से वो हो गया। तो एक बात हमेशा आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, शिक्षा ना कभी भी संयोग से नहीं प्राप्त होती है, एजुकेशन कभी भी संयोग से नहीं प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कठिन परिश्रम और लगन से। जो भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, लगन करता है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ता है, उसी को एजुकेशन प्राप्त होता है। संयोग से कुछ नहीं होता कि संयोग से बढ़ गया, संयोग से पास हो गया, संयोग से थोड़े बहुत चीजें होती हैं, ज्यादा नहीं होती हैं। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, कुछ चीजें कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन सहयोग भी उसी के साथ होता है जो मेहनती होता है, जो कठिन परिश्रम करता है, जो लगन लगा के काम करता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोपियन अराइवल। यूरोपियन अराइवल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, यूरोपियन अराइवल, यानी क्या, यूरोपीय आगमन। यूरोपीय आगमन। अब सबसे पहला सवाल होता है कि यूरोप वाले भारत में क्यों आए। सबसे पहला बात होता है कि यूरोप वाले भारत में क्यों आए, क्या रीजन था, क्या कारण था, क्या चीजें थी, और सबसे पहले यूरोपीय में कौन आएगा। तो इसके पहले जाने से पहले हम लोग पूरा सिनेरियो बेस का बैकग्राउंड देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर कौन से पुर्तगाली क्या क्या करते हैं, क्या क्या लाते हैं, उन सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या भारत में यूरोप वालों के साथ पहले व्यापार होता था कि नहीं होता था। तो यस, होता था। कौन से रूट थे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता था, बल्कि व्यापारिक मार्ग तो था, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं था, बल्कि क्या था बच्चा, इनडायरेक्ट था। मतलब क्या, अप्रत्यक्ष व्यापार होता था, डायरेक्ट नहीं होता था, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से होता था। इनडायरेक्ट का मतलब बीच में एक मीडिएटर काम करता था, ठीक, मीडिएटर चैनल काम करता। जैसे देख लीजिए, और जो मीडिएटर होते थे मुस्लिम कंट्री, अब इसको हम लोग मैप पे समझेंगे। एक स्थल मार्ग से व्यापार होता था, एक समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग का मतलब सी रूट से। स्थल मार्ग की अगर हम बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, यूरोप से होकर के व्यापार होता था। वहीं पर सी रूट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अरब हो गया, पर्शियन, गल्फ ऑफ पर्सिया हो गया, रेड सी हो गया, यानी हॉर्मुज की खाड़ी वगैरह भी कर सकते हो, मेडिटेरेनियन सी, फिर जाकर के कहां पहुंच जाता है, यूरोप पहुंच जाता। अब ये लोग व्यापार किस चीज का करने आते हैं। सवाल तो एक बात का होता है कि किस चीज से यूरोप का व्यापार होता था। भारत का ऐसा कौन सा चीज था जिनका यूरोप में खूब डिमांड होती थी। स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में मैप पे देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे। ये मान के चलते हैं जीवन में आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बेशक मेरे से ही पढ़ी हो, लेकिन ये मान के चलता हूं। ये दो मार्ग होते थे जो यूरोप को व्यापार करते थे, मतलब भारत और यूरोप के व्यापार के बीच का दो रूट होता था। एक सी रूट होता था, दूसरा लैंड रूट होता था, जिसके माध्यम से भारत और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मार्ग होता था, यहां पर देख लेते हैं। और किस चीज का व्यापार करते थे भाई, मुद्दा तो इस बात का था किस चीज का व्यापार करते थे। तो काली मिर्च का, मसालों का व्यापार करते थे, ठीक है। भारत के जो कपड़े होते थे वो यूरोप में खूब डिमांड थी। भारत के जो नील होते थे उनकी डिमांड थी। ये कई सारी चीजों का यूरोप में, इन सब में सबसे ज्यादा डिमांड किसका था, मसालों का। और मसालों में कौन से मसाले, तो काली मिर्च। अब कहोगे सर इन काली मिर्च और मसालों का यूरोप में क्या डिमांड था। तो यूरोप में क्या होता है, जब विंटर का सीजन आता, ठंड का महीना होता, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है ना,
ये पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा पूरा क्षेत्र क्या हो जाता, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता। अब जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता, यानी इसे कह दीजिए पूरा का पूरा यहां पर खूब सारा बर्फबारी होता था, ठीक, खूब बड़े पैमाने पर यहां पर बर्फ गिरते थे, तो ये पूरा क्षेत्र बर्फ में कन्वर्ट हो जाता था। बर्फ में कन्वर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा होगा तो कुछ प्लेस बचे रहेंगे। अब बर्फ में जब कन्वर्ट हो गया तो वहां पर कोई खेती होती नहीं हो पाती थी, और खेती नहीं हो पाती थी भाई, बर्फ में पूरा ढक गया तो एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है नहीं, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता था। अधिकांश लोग क्या होते हैं, हंटिंग पे डिपेंड हो जाते हैं, मतलब शिकार पे डिपेंड हो जाते थे, हंटर करते रहते, शिकार करते रहते थे, हंटिंग का काम करते रहते थे। और शिकार करते कोई भी जानवर या कोई भी किसी भी चीज को मार करके लाते, मछली मान लीजिए पकड़ कर लाए, जानवर को पकड़ करके लाए, तो उसे क्या करते थे, उसमें नमक वगैरह लगा करके मांस को रख देते थे, और 3 से 4 दिनों तक वो खाते रहते थे, क्योंकि मांस वो खराब नहीं होता। किसी होटल वगैरह में चले जाइए, देखिए अगर क्या होता, तुरंत तो उनके लिए मुर्गा बनता कटता नहीं है, 2-4 दिन का भी पुराना खिला दे तभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया मसाला लगा दिया जाता है। नॉर्मल ले लीजिए, बासी खाना को फ्राई कर दीजिए मसाला डाल के, तो भी थोड़ा तो स्वाद उसका खत्म ही हो जाता है। कोई चीज यहां चलता था मसालों का, ये 3 से 4 दिनों तक वो खाते रहते थे। हुआ क्या, इस व्यापार पे रोक लग जाएगी। कैसे, तो कैसे व्यापार होता था पहले देख लीजिए। ये हो गया हम लोगों का प्यारा क्या, इंडिया, यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को, हम लोगों का प्यारा क्या हो गया, इंडिया, हम लोगों का प्यारा क्या हो गया, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया से ऐसे व्यापार हो इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से होते होते कहां पहुंच जा रहा है, यूरोप पहुंच जा रहा है। मतलब इंडिया से होते होते इस तरीके से कहां पहुंच रहा है, यूरोप पहुंच रहा है। एक तो रूट आपका ये हो गया, ठीक है। मतलब यहां पर मीडिएटर चैनल के रूप में यहां पर एक प्लेस है, कौन सा, टर्की, ध्यान समझ लीजिए, कौन सा प्लेस है, टर्की। टर्की का मतलब क्या हो गया, तुर्की, ठीक। और यहां पर पूरे, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तो व्यापारिक मार्ग ये हो गया, और यहां पर जो बीच में ये लोग हैं, यहां पर मुस्लिम लोग हैं। कौन है, मुस्लिम, ये सारा का सारा कौन है, मुस्लिम लोग हैं। इतना जान लीजिए, सब मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री हो चुका था, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म लेने के बाद, उनके इस्लाम धर्म आने के बाद धीरे धीरे करके पूरे इस क्षेत्र में पूरा इस्लाम का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और ये अधिकांश जगह इस्लामिक कंट्री के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मीडिएटर चैनल के रूप में भारत से अरब वाले और जितने भी ये लोग थे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ये व्यापार का मतलब यहां से सामान यहां भेजा जाता और फिर यहां से जाता कहां पर, यूरोप। तो एक तो हो गया ये, दूसरा रूट आपका ये हो जाता है, ये एक तो यहां से आकर के यहां भी, फिर यहां से जमीन पे उठा लिया जाता, ऐसे होकर चला जाता। दूसरा इस तरीके से आता था, यहां पर रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है और ये अरब सी है। इस तरीके से व्यापार होते होते कहां पहुंच जाता है, इटली, और इटली होते कहां पहुंच जाता है, यूरोप पहुंच जाता। तो मतलब ये 2 रूट थे व्यापार के, जो मैंने आपको यहां पर समझाया। मतलब कौन कौन सा रूट, तो ध्यान रखिएगा, कहां कहां से व्यापार हो गया, तो अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से होते हुए, तुर्की होते हुए यूरोप पहुंच जाता। इधर अरेबियन सी, पर्सियन सी, गल्फ ऑफ पर्सिया, रेड सी, और रेड सी होते मेडिटेरेनियन सी होते हुए कहां पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया। तो मतलब ये 2 रूट थे जहां से डायरेक्टली व्यापार होता था भारत में, मतलब डायरेक्टली क्या, इनडायरेक्टली व्यापार होता था। बीच में मीडिएटर चैनल के रूप में मुस्लिम काम करते थे। चलो भाई, ये सब ठीक ठाक चल रहा था। और व्यापार किस चीज का हो रहा था वो भी लिख लीजिए कि भाई ये लोग व्यापार किस चीज का, यूरोपियों का आने का कारण क्या था भारत में, तो ट्रेड करना एकमात्र बड़ा रीजन माना जाता है व्यापार। अब कहोगे सर बाद में तो उन्होंने शासन, तो बाद का बात नहीं कर रहे, उनका इनिशियल एजेंडा था केवल ट्रेड करना, केवल बिजनेस करना, केवल व्यापार करना। और बिजनेस में भी किस चीज का बिजनेस करना चाहते थे, तो मसालों का, यानी क्या, स्पाइसेस का, मसाला का व्यापार करना चाहते थे। और बात कर लेते हैं इंडिगो का व्यापार करना, धीरे धीरे करके ध्यान रखिएगा, इंडिगो, नील का व्यापार करना चाहते थे। और किसका, तो क्लोथ्स का, यानी क्या, वस्त्र का व्यापार करना चाहते थे, एटसेट्रा कर लीजिए, ठीक। ये सब चीजों का व्यापार करना चाहते थे, पहला इनिशियल। बाद के समय में इनका एजेंडा ठीक चेंज हो जाता है। बाद के समय मतलब इनके आने का कारण क्या था, भारत में व्यापार करना। ये मैंने आपको लिख दिया कि मसालों का व्यापार, नील का व्यापार, वस्त्र का व्यापार, ये सब व्यापार करने के लिए ये लोग भारत में इंटर करते हैं। ये इनका मेन एजेंडा था। अब क्या होता है, कैसे कैसे व्यापार होता है, कैसे रूट बंद होती है, तो यहां पर मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था। यहां पर क्या है, तुर्की, तुर्की में एक बैटल होता है 1453 में, 1453 में। एक कौन सा बैटल, तो बैटल ऑफ कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया का युद्ध होता है। कुस्तुनतुनिया का युद्ध 1453 में होता है, 1453 में होता है। और इसके पहले जो यूरोप है ना, ये सब डार्क एज से गुजर रहा था। कौन से एज से गुजर रहा था, डार्क एज से गुजर रहा था, डार्क एज चल रहा था।
1453 में कुस्तुनतुनिया का युद्ध हुआ। इस कुस्तुनतुनिया के युद्ध में पूरा यूरोप एक तरफ और पूरे क्रिश्चियन एक तरफ, मतलब इस बैटल में से कह लीजिए कि जो मुस्लिमों के लीडर थे उनका नाम था सुल्तान महमद। सुल्तान महमद के लीडरशिप में पूरे के पूरी मुस्लिम कंट्री के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इधर पूरे क्रिश्चियन लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसे एक धर्म का युद्ध नाम दिया गया, यहां पर धर्म का युद्ध नाम दिया गया, इसे धर्म का रिलीजियस बैटल का नाम दिया गया। ये बैटल इतना पावरफुल था, सारे क्रिश्चियन एक तरफ, इवन क्रिश्चियन धर्म के जो हेड थे पोप, क्रिश्चियन धर्म का मतलब रिलीजन में जो हेड थे कौन होते थे? पोप होते थे। पोप ने आशीर्वाद दिया था कि क्रिश्चियनों को कोई पराजित ही नहीं करता। ये बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में र्यूमर फैला हुआ था कि क्रिश्चियनों को कोई भी अन्य कम्युनिटी का पर्सन पराजित नहीं कर सकता है। और क्यों? क्योंकि वो अजेय हैं। इवन यहां तक कि कई सारे जो छोटे छोटे पादरी लोग थे वो कहते हैं कि वो भगवान के बेटे हैं क्रिश्चियन। इस तरीके की विचारधारा कि उन्हें कोई पराजित कर ही नहीं सकता, इस तरह की मानसिकता यूरोप में चल रही थी। पोप के आशीर्वाद के बावजूद सुल्तान महमद के लीडरशिप में मुस्लिम कम्युनिटी की पूरी टीम ने, एक तरीके से रिलीजन का बैटल नाम दिया, कि पूरी टीम ने तुर्की पर अधिकार कर लिया और सभी क्रिश्चियनों को, इधर जो भी इसमें भाग लेने आते हैं सबको पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो दोनों लोगों के बीच इतनी गहरी खाई हो गई कि जितने भी इस्लामिक कंट्री के लोग थे सबने डिसाइड किया कि अब हम लोग यूरोप वालों के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापारिक रिलेशन नहीं रखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बल्कि उसे रिजेक्ट करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे विरोध करेंगे। परिणाम स्वरूप ये जो रूट था, ये रूट हो गया क्या बच्चा? बंद। ये रूट हो गया क्या? बंद। और जब बंद हो गया तो अब यूरोप से, इंडिया से जो यूरोप को जा रहे थे काली मिर्च और मसाले, वो जाने हो गए बंद। अब बंद हो गए भाई, काली मिर्च मसाले अच्छा खासा जा रहे थे, वो हो गए बंद हो गए। तो अब क्या करें यूरोप वाले? इधर मतलब ऑटोमन एम्पायर का नाम सुना होगा, वो पावरफुल हो गया। इधर तुर्की से इसके पहले 1453 के पहले यूरोप में एक एज चल रहा था जिसे हम लोग कहते हैं डार्क एज। जिसके पहले चल रहा था कौन सा एज? डार्क एज, मतलब अंधकार युग चल रहा था। अंधकार युग कहोगे सर, अंधकार युग का मतलब क्या हो गया भाई? यूरोप में किसी भी चीज का विकास नहीं हो रहा, ना ज्ञान का प्रसार हो रहा था, ना बिजनेस हो रहा था। बिजनेस का मतलब छोटे छोटे दूरी पर टैक्स देना पड़ता है। जैसे आप देखोगे ना इंडिया में ट्रक वगैरह चलते हैं ना, उसमें लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, मतलब एक बार ही आपको परमिट लेना है, बार बार नहीं। अब वो ट्रक क्या होता है, पूरे भारत में कहीं भी घूमे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसको पूरे भारत में घूमने का परमिट मिल गया, मतलब एक ही बार पैसा दिया पूरा भारत में घूम रहा यूरोप में। और अगर मान लीजिए सभी स्टेट कहे कि भाई देखो यूपी वाले अलग टैक्स लेंगे, बिहार में अलग टैक्स लगेगा, बंगाल में अलग टैक्स लगेगा, तो भाई ट्रक वाला अगर पूरे भारत में यात्रा करना तो जीवन भर तो टैक्स ही भरता रहेगा। उसके लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कोई ट्रक दिल्ली से केरला जा रही है तो कितनी बार टैक्स देगा? कई सारे स्टेट से गुजरना पड़ेगा और उसे एक ही बार कम टैक्स देना पड़ेगा, तो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जितने भी सामंत वगैरह थे, छोटे छोटे सामंत थे, सभी को जो राजा लोग थे उन सामंतों को भेजते जो राजा को चैलेंज कर सकते थे कि जाओ इस कुस्तुनतुनिया के युद्ध में लड़ो, यहां धर्म का युद्ध हो रहा। तो सारे सामंत धीरे धीरे करके आते कुस्तुनतुनिया के युद्ध में और वो सब शहीद हो जाते, मतलब मार दिए जाते। ठीक है, तो अधिकांश लोग। और इसके बाद में यूरोप में जब छोटे छोटे सामंत खत्म हो गए तो राजा शक्तिशाली होने लगा और यूरोप में राजा की वैल्यू खूब बढ़ने लगी और बड़े बड़े साम्राज्य निकल करके सामने आने लगे। और इधर कुस्तुनतुनिया के युद्ध से जितने भी तुर्की में यानी टर्की में जितने भी विद्वान लोग थे वो सब टर्की से छोड़ करके कहां चले गए? इटली। और जब इटली में गए तो सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इटली में क्या शुरू हो जाती है? पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई सबसे पहले इटली में। पुनर्जागरण का मतलब पहले यूरोप वाला पहले यूरोप वाले ज्ञानी थे, बाद में उनके यहां ये समस्या है। तो पुनः जागना, हर चीज को तथ्यों पर रखना स्टार्ट कर देते यूरोप वाले। इधर कई सारी छोटे मोटे अनेक खोजें होने लगी और जब खोजें होने लगी तो सभी कंट्री में राजा पावरफुल होने लगा, तो राजा ने खोजों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। नए नए ट्रेड के रूट डिस्कवर करने लगे, अनेक देशों की खोज हो गई। फिर इधर से दो व्यक्ति, यहां से दो व्यक्ति, इधर हो गया पुर्तगाल और इधर हो गया स्पेन। पुर्तगाल के एक पर्सन का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज।
लोम्यू डियाज। और इधर स्पेन का हो जाता है कौन, कोलंबस। कौन हो जाता है, कोलंबस। ठीक है, दोनों इंडिया की तलाश में निकलती। कोलंबस ने कहा भाई देखो कहीं ना कहीं इंडिया में समुद्री मार्ग तो मिलता है, क्योंकि बंदरगाहों की नॉलेज थी ही उनके पास। तो उन्होंने कहा देखो कहीं ना कहीं रोम से पहले व्यापार होता ही था। तो उन्होंने कहा बंदरगाह क्षेत्र तो है ही, समुद्री वाला क्षेत्र तो है ही, तो पृथ्वी तो गोल है ही, ये पता चल ही चुका था। तो लॉ वेस्ट से निकलते हैं, कहीं ना कहीं तो इंडिया मिल ही जाएगा। दोनों लोग पश्चिम की तरफ से ये निकलता है कोलंबस खोजने, और इंडिया की जगह कोलंबस कहां पहुंच गया, अमेरिका। यानी कहां पर, अमेरिका। और कोलंबस ने कहां की खोज कर दी, अमेरिका की। 1494 में कोलंबस ने कहां की खोज कर दी, अमेरिका की। अब बात कर लेते हैं लोग बार्थोलोम्यू डियाज की। तो बार्थोलोम्यू डियाज अपने सही ट्रैक पर था। यहां से ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, यहां पर पहुंचता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का मतलब होता है क्या, आशा अंतरीप कहते हैं, आशा अंतरीप कहते हैं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज कर देता है कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। और ये कब करता है, तो 1488 में, 1488 में, 87 के आसपास में वहां पहुंचता है। मतलब लगभग उस एरिया में इंटर कर जाता है, लेकिन 88 में प्रॉपर केप ऑफ गुड होप की खोज कर देता है कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक, क्लियर यहां तक। बार्थोलोम्यू डियाज ने कहा की खोज कर दी, ध्यान रखिएगा, आशा अंतरीप की खोज कर देता है 1488 में। और यहां पर एक विंड चलती है, एक वाइंड चलती है जिसे कहते हैं वेस्टर्लाइज, मतलब पछुआ पवने हिंदी में कहते हैं। यहां से चलती है हमेशा जब, तो हुआ क्या, वेस्टर्लीज विंड चलती है और उसकी नाव हो जाती है डिस्टर्ब, जो माना जाता है। मतलब वो अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि तमाम सारी दिक्कतें आ जाती। तो इसीलिए बार्थोलोम्यू डियाज यहीं से क्या कर दिया, रिटर्न हो लिया। बार्थोलोम्यू डियाज यहीं से क्या हो गया बच्चा, वापस हो गया और दोबारा आ गया पुर्तगाल। यानी 50% रूट खोज देता कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। अब इसी बार्थोलोम्यू डियाज के रूट को आगे जो है स्टार्ट करता है कौन, 50% तो खोज ही दिया, इसी रूट को आगे और कंटिन्यू करने का काम करता है कौन, वास्को डिगामा। कौन करता है, वास्को डिगामा। ठीक, इसी रूट को आगे स्टार्ट करता है कौन, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की रूट कर देते हैं, देखो इसीलिए। और उस समय अगर पूछ लेते हैं राजा कौन था भाई जो खोज को इतना बढ़ावा दे रहा था, तो पुर्तगाल के राजा थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। इनके समय को कहते हैं एज ऑफ डिस्कवर। ठीक, खोजों का युग कहते हैं। यानी क्या कहते हैं बच्चा, खोजों का युग कहते हैं। खोजों का युग कहा जाता है इनके समय। ठीक है, इतना पॉइंट हम लोग लिख दे रहे हैं। फिर वास्को डिगामा के रूट पे आते हैं। और बार्थोलोम्यू डियाज यहां पर और लिख देते हैं, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप वॉज डिस्कवर्ड बाई बार्थोलोम्यू डियाज। यानी आशा अंतरीप की खोज, अगर ट्रांसलेट नहीं रहेगा तो केप ऑफ गुड होप मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आशा अंतरीप की खोज आशा अंतरीप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। आशा अंतरीप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा कर लिया गया। यानी 50% रूट खोज देता है कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, अब इसके आगे की यात्रा कंटिन्यू करता वास्को डिगामा। देखो कैसे आ रहा वास्को डिगामा, उसका रूट भी देख लेते हैं। यहां से देखिए वास्को डिगामा निकल रहा है, लिस्बन से निकलता है, लिस्बन पुर्तगाल के लिस्बन से निकलता है। ये इसका रूट था वास्को डिगामा का, ये रूट हो जाता है। यहां से आता है ऐसे ऐसे, पहुंच गया कहां पर, केप ऑफ गुड होप पहुंच जाता है। 1497 में केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। यहां से कब निकलता है, जुलाई 1497, 1497 में निकलता है, नवंबर महीने में यहां पहुंच जाता है। और फिर यहां से आगे बढ़ते 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 मोजाम्बिक होते होते यहां से निकला, ऐसे 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 होते हुए मोजाम्बिक पहुंचा। और फिर यहां से दो, ये है मोम्बासा, और यहां पर एक प्लेस है मालिंदी, यहां पर पहुंच जाता है। फिर यहां पर मालिंदी पहुंचा, यहां पर पहुंचता है तो यहां पर एक गुजराती मिल जाता है इसको, जिसे कहते हैं अब्दुल मानिक कहते हैं।
मालिक कहते हैं माजिद मिल जाए, दोनों का अर्थ एक ही होगा, वो मिल जाता और उसी के डायरेक्शन में पहुंच जाता कहां पर, कालीकट। कालीकट कहां पर है तो ध्यान रखिएगा केरला में। और कालीकट का शासक कौन था, कालीकट पहुंच जाता है, कालीकट का शासक कौन था, जमोरिन। जमोरिन इनका क्या करता, खूब बड़े पैमाने पर स्वागत करता है और जिस डेट को पहुंचता वो डेट क्या होता, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कहां पहुंच जाता, कालीकट। अब कालीकट पहुंच गया, कालीकट के वास्को डिगामा का स्वागत जमोरिन ने किया था और जितने भी अरब व्यापारी थे वो सब विरोध करते। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं अरब व्यापारी इसका विरोध, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अरब व्यापारी क्यों विरोध करते हैं। तो देखो कालीकट में जमोरिन ने इनका खूब स्वागत किया और अरब व्यापारी इनका खूब बड़े पैमाने पर विरोध करते हैं। वास्को डिगामा यहां से जो काली मिर्च और मसाले लेकर के जाता है, पूरी यात्रा खर्च काटने के बाद, पूरी यात्रा खर्च काटने के बाद 1:60 यानी 60 टाइम उसे प्रॉफिट होता है, मतलब 60 गुना उसे प्रॉफिट होता है। इतना फायदे का सौदा था वास्को डिगामा का कौन, ये यात्रा। चलिए अब इसको हम लोग शब्दों में लिख लेते हैं थोड़ी सी बातें, फिर आगे और समझना शुरू करते हैं। यहां तक सभी का क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। मतलब ये नया रूट, इसी को कहते हैं कि पहला यूरोपियन जो भारत आया था वो कौन था, वास्को डिगामा। कौन से रूट से आता है तो सी रूट से, ठीक है, समुद्री मार्ग से वास्को डिगामा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट यूरोपियन came to India by sea route। पहला यूरोपी समुद्री मार्ग द्वारा भारत आया। इसी को कहते हैं वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत ऐसा नहीं कि भारत था भाई, यूरोपीय कौन जो वास्को डिगामा की खोज करता है, तो यही था। अब किस डेट को आया तो डेट लिख लेते हैं भाई, डेट एंड प्लेस, तिथि और स्थान। तो डेट क्या होता है, 17 मई 1498, 17 मई 1498। कहीं कहीं मिलता है एग्जाम में 20 मई, कहीं कहीं मिलता है 20 मई, ठीक है, कहीं कहीं 20 मई मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कहीं कि अगर 20 मई मिले तो भी नहीं छोड़ना, मार्क कर देना। अगर दोनों रहा तो आपको 17 मई मार्क करना। फिर से देख लीजिए, डेट आपका था 17 मई 1498 को, कहीं कहीं किताबों में मिलता है 20 मई 1498। दोनों डेट मैं आपको बता दे रहा हूं, जो मर्जी करे आप देख लेना, एक ही एग्जाम में रहेगा। एग्जैक्ट डेट आपका 17 मई। अभी तक सिविल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका डेट 17 मई रहा है, लेकिन कुछ स्टेट पीसीएस में 20 मई भी डेट रहा है, तो दोनों डेट मैं आपको इसलिए लिख दे रहा हूं। कौन से प्लेस पे पहुंचता है तो कालीकट। कहां पहुंचता है, कालीकट। और कालीकट कहां पर है, केरला में। यानी कहां पहुंचा है, कालीकट। और कालीकट कहां है, केरल। कालीकट कहां पर है, केरला में, ठीक है। अब इसका वेलकम कौन कर रहा था और इसमें विरोध कौन कर रहा था, तो 2-3 चीजें आती हैं। इसमें उनका वेलकम कौन करेगा, मतलब स्वागत कौन करेगा, और इसमें अगेंस्ट कौन होगा, अगेंस्ट कौन करेगा। अगेंस्ट का मतलब विरोध। तो ध्यान रखिएगा इसमें वेलकम कौन करेगा तो जमोरिन। जमोरिन कौन करेगा, जमोरिन। अब एक सवाल आता है कि जमोरिन कौन था, तो जमोरिन कालीकट का राजा था। जमोरिन कौन था तो किंग ऑफ कालीकट, किंग ऑफ कालीकट। कालीकट का शासक हो जाता है कौन, जमोरिन, ठीक है। इसका विरोध कौन करेंगे तो अरब व्यापारी, ठीक है, अरब ट्रेडर्स। अरब जो व्यापारी होंगे वो सब क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अब वास्को डिगामा के पास कौन कौन सी जहाजें थी, कौन कौन से शिप थे, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्को डिगामा के पास कौन कौन सी जहाज थी जिसके माध्यम से वास्को डिगामा भारत पहुंचा। तो देख लेते हैं वास्को डिगामा के जहाजों के बारे में कि वास्को डिगामा के शिप कौन कौन सी थी।
वास्को डी गामा की शिप कौन कौन सी थी, किसके डायरेक्शन में आएगा? तो वास्को डी गामा की शिप कौन कौन सी होगी, किसके डायरेक्शन में भारत आएगा? अब जहाज का मतलब पानी वाली जहाज समझना, वो ऊपर वाली जहाज मत समझ लेना। किसके निर्देशन में, इसको निर्देशन कौन देता है? ठीक, और बात कर लेते हैं, इसके टोटल बेनिफिट कितने हुए, कुल लाभ कितना हुआ इसका वास्को डी गामा का। ठीक, अब देखते हैं जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल, साओ रफेल, साओ बेरियो, और एक हो जाता है कार्गो प्लेन, कार्गो। ठीक है, मतलब क्या, साओ गैब्रियल, साओ बेरियो, अरे साओ रफेल, सॉरी साओ रफेल, साओ बेरियो, और कौन सा हो जाएगा, मालवाहक, मालवाहक। ठीक है, किसके निर्देशन में आएगा, तो निर्देशन होगा किसका, अब्दुल माजिद का, अब्दुल माजिद, या अब्दुल मानिक मिलेगा तब भी मार कर देना। ठीक, ध्यान रखिएगा, अब्दुल माजिद के डायरेक्शन, मानिक मिलेगा तब भी मार कर देना, छोड़ना नहीं। ठीक, क्योंकि कहीं कहीं मानिक वर्ड्स भी मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1:60 टाइम्स, मतलब कितना, 60 गुना प्रॉफिट हुआ, इतना गुना। ठीक है, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, मतलब 60 गुना, 60 गुना मतलब 1 रुपया लगाता है और 60 रुपया पाता है, इतना समझ लीजिए। मतलब 10 रुपया लगाया तो सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना प्रॉफिट होता है किसको, वास्को डी गामा को। ठीक है, 60 गुना फायदा होता है वास्को डी गामा का। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कौन, वास्को डी गामा का नारा क्या था वो भी लिख लीजिए, आपकी इच्छा करे तो लिखना ही है। इसका स्लोगन क्या था, यानी नारा क्या था, तो इसका नारा था हम ईसाई, बड़ा प्यारा सा नारा है, हम ईसाई, हम ईसाई यहां मसाला लेने आए हैं, यहां मसाला लेने आए हैं। वो कहता है कि हम ईसाई यहां मसाला लेने आए। ठीक है, वो कहता था कि हम ईसाई यहां पर मसाला लेने आए, वी क्रिश्चियन केम टू इंडिया फॉर स्पाइसेस। वो कहता है हम ईसाई यहां मसाला लेने आए, हमें कोई जमीन वमीन वाला कोई हिसाब नहीं है। वो बड़े बड़े शब्दों में कहता है कि हम ईसाई यहां मसाला लेने आए। चलो भाई, ये तो वास्को डी गामा की यात्रा की यहां तक की बातें हो गई। अब पहली यात्रा के बाद, वास्को डी गामा की पहली यात्रा हो गई, फिर बीच में एक और व्यक्ति आ जाता है, 1500 एडी में एक और व्यक्ति आता है। उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल। यह पहला पुर्तगाली अभियान था जो वास्को डी गामा के डायरेक्शन में भारत पहुंच गया। दूसरा, वास्को डी गामा के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो 1500 एडी में एक और व्यक्ति आता है जिसे कहते हैं पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल। ठीक है, ये 1500 में, इसे सेकंड पोर्चुगीज कैंपेन कहते हैं, सेकंड पोर्चुगीज, मतलब क्या, द्वितीय पुर्तगाली अभियान कहते हैं, द्वितीय पुर्तगाली अभियान इसे कहते हैं, पेड्रो अल्बरेज कैब्रोल। ठीक है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान कहते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जहाजें लेकर के आता है और जो है यहां पर स्टार्ट करता, मतलब कैंपेन रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, ऐसे कह लीजिए बहुत ज्यादा कुछ पावरफुल नहीं था पेड्रो अल्बरेज कैब्रोल वाला। तो ये हो गया 1500 में। अब इसी के बाद 1500 के बाद फिर वास्को डी गामा अगेन भारत आ गया दोबारा, मतलब वास्को डी गामा का सेकंड जर्नी की बात कर लेते हैं। इधर वास्को डी गामा के सेकंड जर्नी की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड जर्नी वास्को डी गामा का कब था, सेकंड जर्नी या सेकंड अराइवल भी कह सकते हो,
वास्को डी गामा का द्वितीय यात्रा, मतलब 3 बार भारत आता वास्को डी गामा, ये बात ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा का द्वितीय यात्रा, और उसके बाद में थर्ड जर्नी ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का तृतीय यात्रा, वास्को डी गामा का तृतीय यात्रा, और तीसरे यात्रा में वास्को डी गामा यहीं पर निपट जाएगा। डेथ ऑफ वास्को डी गामा, वास्को डी गामा की मृत्यु। अब देखिए 3 यात्रा में निपट जाएगा। पहला अगर हम बात कर लेते हैं, वास्को डी गामा सेकंड जर्नी कब करता है, तो 1502 में, 1502 में वास्को डी गामा दूसरी यात्रा करता है। तीसरी यात्रा वास्को डी गामा कब करता है, 1524 में, 1524 में, और 1524 की यात्रा में ही वास्को डी गामा इंडिया में क्या हो गया, निपट गया। और यही तीसरी यात्रा जब होती है मर जाता है वास्को डी गामा। ठीक, इसका डेथ हो जाता है कब, 1524 में। कहां पर हो जाएगा, तो कोची। कहां पर, कोची। और कोची कहां है बच्चा, तो केरला में। ठीक, कहां हो जाएगा, तो केरला में। केरला में ही इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मृत्यु का कारण क्या था। अगर पूछे इसका कॉज क्या था, मरने का कॉज क्या था, मतलब कारण क्या था, तो मलेरिया। कैसे मरता, मलेरिया से। मलेरिया का मतलब ऐसे कह लीजिए, कैसे, तो मलेरिया से। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि भारत के मच्छरों ने भी काम कर दिया अपना अच्छा खासा। ठीक है, समझने के लिए भाई मलेरिया के तमाम सारे रीजन होते हैं, लेकिन मच्छर वाला हिसाब बना दीजिए। मलेरिया से ही मर गया। बाद में इसका कुछ समय के बाद जब यहाँ पे मर गया, यहीं पे दफना दिया गया। फिर कुछ समय के बाद इसे ले जा करके पुर्तगाल दफनाया गया फाइनल तरीके से। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा की यहां तक की यात्रा आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब वास्को डी गामा भारत से क्या क्या लेकर के जाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो कंप्लीट पुर्तगाली हम लोग वास्को डी गामा भारत से मसाले वगैरह लेकर के जाते हैं। अपने साथ पुर्तगाली लोग क्या क्या लाएंगे उसका चित्र सहित अभी आपको दिखाते हैं, क्या क्या लेकर के आते हैं। उसके पहले चलते हैं, वास्को डी गामा के बाद कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। उसके बाद प्रॉपर बस्ती बसाने के लिए कौन आता है, और उसके पहले जान लेते हैं कि पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कब खोला गया था, तो कोची में खोला गया 1503 में, और दूसरा 1505 में, 1505 में इनका सेकंड फैक्ट्री ओपन किया गया। कहां पर, कन्नूर में। और इनकी इनिशियल कैपिटल कहां बना दी गई, मतलब अगर पूछ लें पुर्तगालियों की कैपिटल कहां थी, इनिशियल कैपिटल, बाद में कैपिटल ट्रांसफर होगी। अभी इनकी इनिशियल कैपिटल कहां बन रही है, इनिशियल कैपिटल इनकी बन रही है कोचीन। इनिशियल कैपिटल इनकी कहां बन रही है, कोचीन। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक राजधानी इनकी कहां है, तो कोचीन। ठीक है, इनिशियल कैपिटल इनकी कहां पर, कोचीन। और ये सारा चीज केरला में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, केरला में। कोचीन भी केरला में है, कन्नूर भी केरला में है, ये दोनों चीज कहां पर है आपके बच्चा, केरला में। अब इसके बाद आता है पहला पुर्तगाली जो वायसराय होता है भारत में बस्ती बसाने के लिए प्रॉपर स्टार्ट करता है। मतलब अभी प्रॉपर बस्ती नहीं, प्रॉपर बस्ती तो बनाने का काम करेगा अल्बुकर्क बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन भारत में एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बस्ती बनाने का काम, अपने साम्राज्य का स्टार्ट करने का काम अल्बुकर्क शुरू कर देता है। चलिए, अब अल्बुकर्क क्या क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट, अल्बुकर्क को कहते हैं फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। सॉरी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को कहते हैं फाउंडर ऑफ। इसका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछता है तो 1505 से लेकर के 1509 तक का ड्यूरेशन इसका होता है। यह फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर माना जाता है। पहला पुर्तगाली गवर्नर इसको मानते हैं। इसे कहा जाता है फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का फाउंडर माना जाता है और इसने एक पॉलिसी लागू की थी
और ये पॉलिसी क्या थी भाई? ये दो तीन चीजें। पहला, पुर्तगाली गवर्नर। दूसरा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, इसकी पॉलिसी क्या हो जाएगी? तो उसे कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं इसे, यानी क्या? नीले जल की नीति। नीले जल की नीति, नीले जल की नीति। अब देखो, नीले जल की नीति क्या था कि यदि समुद्र में बिना पुर्तगालियों के अनुमति के व्यापार करते हुए कोई भी यूरोपियन जहाज या कोई भी जहाज पाया जाता तो उनकी जहाज को पानी में डुबा दिया जाता। और यही पॉलिसी कहलाती है कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी क्या? नीले जल की नीति। कि यदि बिना पुर्तगालियों की अनुमति के कोई भी जहाज व्यापार करते हुए पाए गए तो उनकी जहाज को पानी में डुबा दिया जाएगा। और इसी जहाज को नीले जल की, इसी पॉलिसी को नीले जल की नीति कही गई। इसके लिए एक जरूरी था, एक कार्टेज सिस्टम स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक, इन्होंने क्या किया था? कार्टेज व्यवस्था शुरू किया था। कार्टेज व्यवस्था क्या होता है? अनुमति पत्र होता था। इन्होंने क्या किया था? कार्टेज व्यवस्था शुरू किया था। कार्टेज व्यवस्था का मतलब क्या हो गया भाई? एक अनुमति पत्र होता, एक तरीके का अनुमति पत्र होता, परमिशन लेटर होता था। ठीक, किसके लिए? तो व्यापार हेतु। यदि समुद्र में व्यापार करना है तो उसके लिए कार्टेज लेना बेहद मैंडेटरी था। अगर बिना कार्टेज के कोई भी जहाज पानी में व्यापार करते हुए पाया गया तो उसके जहाज को पुर्तगाली लोग क्या करते? पानी में डुबा देते। और यही कहलाती है कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। अच्छा, पुर्तगालियों का समुद्री क्षेत्र में जो नियंत्रण होता था उसे क्या कहते हैं? एक नाम दिया गया था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया इसे कहते हैं क्या? भारत में, या भारत के ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लेते हैं समुद्र पुर्तगालियों के कब्जे वाला या पुर्तगालियों के कंट्रोल वाला, नियंत्रण वाला समुद्री क्षेत्र। पुर्तगालियों के नियंत्रण वाला जो समुद्री क्षेत्र होता था उसको एक नाम देते थे एस्तादो द इंडिया। मतलब ऐसे कह लीजिए, पोर्चुगीज जो एम्पायर होता था, जहां तक उनका कब्जा होता था, उसे कहते थे क्या? एस्तादो द इंडिया। ठीक है, ये इनका क्षेत्र कहलाता था, एस्तादो द इंडिया। अब यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं सभी का 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अल्मीडा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का फाउंडर माना जाता है। इसने युद्ध लड़ा भारत में, कौन सा? चौल का युद्ध। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 1508 में। आते आते चौल का युद्ध लड़ा। चौल का दो युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, चौल का दो युद्ध होता है। इसे आप फर्स्ट वाला कह सकते हैं, यानी चौल का युद्ध कह लीजिए तो दो तरीके का युद्ध होता है, इसे फर्स्ट वाला कह सकते हो। ठीक, चौल का युद्ध कह लीजिए, कौन सा? तो फर्स्ट वाला, यानी कौन सा? तो प्रथम युद्ध कह लीजिए। यहां पे लिख दे रहे हैं प्रथम युद्ध। ठीक है, ये युद्ध कब हो रहा है? तो 1508 में। ठीक, 1508 में एक युद्ध। चौल का दो युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सिंगल चौल का युद्ध मिल जाए तो समझ लीजिए कि 1508 वाला है। एक और 1509 में भी चौल का युद्ध होता है, जिसे दीव का युद्ध कहते हैं, उसे भी दीव का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा? तो इस युद्ध में आर्मी ऑफ इजिप्ट, ठीक, यानी मिस्र की सेना,
मिस्र की सेना, मिस्र की सेना मेन होती है। और इस सेना का हेल्प कौन कौन कर रहा था? डायरेक्ट नहीं आए थे, हेल्प कर रहे थे इसमें। इस सेना का मदद कौन कौन कर रहा था, ध्यान रखिएगा। मदद कर रहा था कौन कौन इस सेना का? तो जमोरिन। कौन मदद कर रहा था? जमोरिन। और कौन मदद कर रहा था इस सेना का? टर्की, तुर्की। और कौन मदद कर रहा था? महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा। अब कहोगे सर महमूद बेगड़ा कौन था? तो गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। ये तीनों लोग इसमें मदद कर रहे थे। और किसके बीच में? तो वर्सेस किसके बीच? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच में। और किसके बीच में? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच में। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच में। अब इसे फाइनल विजेता कौन हुआ भाई? इसे फाइनल विक्ट्री, पहले पॉइंट पे सबसे पहले विक्ट्री ये हो जाती है, ध्यान समझिएगा। विजेता पहले युद्ध में ये हो गए कौन? मिस्र की सेना वाले, मतलब ये वाली टीम पहले पावरफुल होती है और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को मजबूर होकर के अपनी सेना वापस लेनी पड़ती है। और जो इतना भी पानी वाला क्षेत्र था उन सभी पर किसका अधिकार हो जाता है? इजिप्ट वालों का अधिकार। और महमूद बेगड़ा, जमोरिन, ये सब अपने अपने क्षेत्र में इनिशियल स्टेज में लोग जीत जाते हैं। अल्मीडा हार मानने वाला था नहीं, सेना प्रिपेयर करने लगा। और फिर ठीक एक साल के बाद, मतलब ठीक थोड़े समय के बाद 1509 में एक बैटल होता है जिसे दीव का युद्ध कहते हैं। इसको भी चौल का युद्ध कहते हैं, इसे भी कहते हैं बैटल ऑफ चौल, सेकंड बैटल कह लीजिए, सेकंड बैटल ऑफ चौल कहते हैं। चौल का द्वितीय युद्ध, इसीलिए कहीं कहीं किताब में यही वाला चौल दिया रहता है, वो वाला चौल हटा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं फाइनल वाला विजेता दे देते हैं, चौल वाला, सेकंड बैटल वाला दे देते हैं। कहीं कहीं किताब में डायरेक्टली सेकंड बैटल की चर्चा करता है, पहला वाला नहीं, जिसे दीव का युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध होता है कब? 1509 में, 1509 में। ठीक है, किसके किसके बीच में बच्चा? तो सेम हुई, आर्मी ऑफ इजिप्ट, भाई मिस्र का कब्जा था ही उसमें, ठीक, प्लस कौन? टर्की, तुर्की की सेना, प्लस महमूद बेगड़ा, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? जमोरिन, जमोरिन भी मदद कर रहा, ध्यान रखिएगा, जमोरिन भी मदद कर रहा था। वर्सेस किसके बीच में? वर्सेस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी किसके बीच में बच्चा? अल्मीडा के बीच में। और फाइनली विजेता कौन हो जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा विजेता हो जाता है। अब यहां से इन छोटे मोटे जो चक्कर था वो सब कंट्रोल हो, मतलब इन सभी क्षेत्रों पर अल्मीडा का क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों पर किसका कंट्रोल हो गया? फाइनली अल्मीडा का कंट्रोल हो गया। ठीक है, इन सभी सेक्टर पे किसका कंट्रोल हो गया बच्चा? अल्मीडा का कंट्रोल हो गया। मतलब गुजराती अब यहां से, मतलब गुजराती और सभी का धीरे धीरे करके, गुजरात वाले कुछ क्षेत्र में, अन्य सारे क्षेत्र में, सब पे धीरे धीरे करके इनका कब्जा इनका शुरू हो गया। तो मतलब एक नींव रखने का काम भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का कौन कर रहा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कर दिया। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगला जो पर्सन आता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक रूप से संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 से लेकर के 1515 तक का इसका ड्यूरेशन होता है। जैसे अल्मीडा का ड्यूरेशन आपने देख लिया कि 1505 से लेकर 1505 से 1509 तक था, इसका ड्यूरेशन 1509 से लेकर 1515 तक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर, क्या माना जाता है? सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। और बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ
रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर, पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसे। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कहते हैं। पुर्तगाल भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं किसे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। अब ये गद्दी पर बैठ, मतलब ये भारत में आते ही इसने कई तरह के काम शुरू कर देते हैं, जैसे मंदिरों को तोड़ना, मस्जिदों को तोड़ना, चर्च को बनाना, तमाम सारा, मतलब ऐसे कह लीजिए क्रिश्चियनाइजेशन पर, क्रिश्चियनीकरण, ऐसे कह लीजिए एक तरीके से ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे कहते हैं मैट्रिमोनियल पॉलिसी, यानी वैवाहिक नीति अपनाता है, युद्ध वाली नीति अपनाता है। इसके अगर हम पहले पॉलिसी की बात कर लेते हैं, नीति की, कहोगे सर नीति क्या थी? तो मैट्रिमोनियल, किसके लिए अपनाता मैट्रिमोनियल? यानी क्या? वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति किसके लिए? तो जैसे कि देखते हो ना, लव जिहाद चलता है कि लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना है, तो वैसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहता है कि जितने भी गरीब तबके के ईसाई लोग हैं वो भारत में जो भी, मतलब वैसे कह लीजिए कि उस समय गोवा और अन्य सारे क्षेत्र में जो भी गरीब तबके की महिलाएं हैं उनसे विवाह करिए। जो जनजाति कबीले की केरला में, इन सब क्षेत्र में जो गरीब तबके की है उनसे विवाह करिए और उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करिए, उसी को, और विवाह के द्वारा लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना है। मतलब ऐसे कह लीजिए कि भारत की महिलाओं से विवाह के द्वारा, विवाह कर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करना। ईसाई धर्म में क्या करना? परिवर्तन करना। ठीक है, ये इसकी नीति थी कि सभी महिलाओं से विवाह करिए और उन्हें ईसाई धर्म में क्या करिए? परिवर्तन करिए। इसने सती प्रथा पे रोक भी लगाया था। इसने सती प्रथा पर रोक लगाया। इसने ही बैन ऑन सती सिस्टम, किस पे रोक लगाता है बच्चा? सती प्रथा पर। हालांकि सती प्रथा पे फाइनल रोक जो लगाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही लगाते हैं, लेकिन इसने गोवा अन्य सारे क्षेत्र में क्या करता? सती प्रथा पे पूरी तरीके से क्या करता? ये रोक लगाने का काम करता। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा इन सब चीजों पर क्या किया जाता है? रोक लगाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? अल्बुकर्क ने और क्या किया था? इसने विक्ट्री वाली पॉलिसी अपनाई थी। कौन कौन से क्षेत्र को जीता था? तो जीतने से पहले थोड़ी सी और जान लेते हैं। He built a fort in भटकल। इसने भटकल में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। भटकल में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक, अब भटकल में दुर्ग का निर्माण कराता किसकी अनुमति के बाद? तो यहां पर लिख दीजिए आफ्टर द परमिशन ऑफ कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की अनुमति के बाद। अब यही सवाल आपके एग्जाम में रहता है कि कृष्णदेवराय जी के कंटेम्पोररी कौन था, मतलब कृष्णदेवराय जी के समकालीन कौन था?
तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कृष्णदेवराय विजयनगर के जो शासक थे उनके कंटेम्पररी कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कृष्णदेवराय के समकालीन, मतलब एक ही समय में थे। तो उन्हीं के परमिशन के बाद, उन्हीं की अनुमति के बाद भटकल में एक दुर्ग का निर्माण करवाता है कौन, अल्बुकर्क। उनसे अनुमति लेकर के भटकल में एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। अब इसने जीता क्या क्या जीता, तो इसने गोवा को जीता। क्या क्या जीता है, इसने कहां कहां पर विजय प्राप्त की, अल्बुकर्क के कंक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। तो कहां कहां जीता था, तो सबसे पहले गोवा की बात कर लेते हैं। कब जीता है, तो 1510 में, 1580। ठीक, कहां से, फ्रॉम आदिल शाह, फ्रॉम बीजापुर। ठीक, बीजापुर से ठीक, बीजापुर से क्या जीतता है, ये गोवा को जीता था। बीजापुर के राजा कौन थे, यहाँ के रूलर कौन था, तो यहां पर आदिल शाही डायनेस्टी थी। कौन था बीजापुर का, आदिल शाह। बीजापुर में कौन था, आदिल शाह। ठीक है, और 1510 के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, गोवा के बाद बात कर लेते हैं, तो गोवा के बाद 1510 में इसने गोवा को जीता। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। कहां पर, मलक्का। और फिर कहां पर, तो हॉर्मुज। कहां पर, हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। ठीक, मलक्का पर कब जीतता है, कब विजय प्राप्त करता है, तो 1180 में। हॉर्मुज पर कब, तो 1515 एडी में, 1550 एडी में। ठीक, ये सब जीता है कौन, अल्बुकर्क के द्वारा जीता जाता। गोवा, हॉर्मुज, ये सारे के सारे क्षेत्र किसके द्वारा जीता गया, इसी के द्वारा जीता गया। चलो भाई, यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई अल्बुकर्क के बारे में। इसी सब की वजह से अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद कुछ समय के बाद, ऐसे कह लीजिए, भारत में पुर्तगालियों का सबसे बेहतरीन टाइम कौन था, जो पुर्तगाली साम्राज्य का, तो आंसर आएगा आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर चल रहे थे। ठीक, कोई ज्यादा विवाद नहीं, क्योंकि एक छत्र इनका साम्राज्य हो रहा था। कोई यूरोपीय कंपनी भारत में वैसे नहीं आ रही थी, क्योंकि 1500 ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, 1608 में, 24 अगस्त 1608 को। तो कोई कंपटीशन था ही नहीं। एक छत्र पुर्तगालियों का यूरोपीय कंपनियों में भारत का अधिकार था, तो एक छत्र चल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद में आता है नीनो द कून्हा। नीनो द कून्हा आता है और भारत में समस्या शुरू हो जाता है। हालांकि अभी भी उतना नहीं है। इसने क्या किया था, गुजरात के शासक जो था, गुजरात के शासक बहादुर शाह, उससे विवाद होने पर बहादुर शाह पानी में गिर जाता है और ये मर जाता है। ठीक है, तो इसके समय कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र पर, और जितना भी गुजरात का छोटा मोटा क्षेत्र था, उन सब क्षेत्रों पर, सालसेट वगैरह सब क्षेत्रों पर कब्जा होना शुरू हो जाता है। इसने आते ही कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था। जो बड़ा अचीवमेंट इसका यही है, इसने कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इसने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित। और जब तक पुर्तगाली लोग भारत में थे, तब तक उनकी राजधानी कहां हो जाती है बच्चा, तब तक उनकी राजधानी कहां पर, गोवा में ही रहती है। जब तक पुर्तगाली भारत में थे, उनकी राजधानी कहां हो जाती है, गोवा हो जाती है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके पुर्तगाली अपने पतन की कगार पर आना शुरू हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ जाएगी, और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया तो पुर्तगाली कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनका वर्चस्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आते ही 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का और पहले से ही वैल्यू खराब हो रहा था। लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, धर्मांतर करवा रहे थे। मतलब भारत वाले यूरोप में पुर्तगालियों से बड़ा परेशान हो गए थे।
मराठे हो चाहे मुगल हो, सब परेशान हो रहे थे धीरे धीरे बैकडोर से। हालांकि इन्होंने कार्टेज वगैरह जो शुरू किया था, वो जो पावरफुल राजा थे उनको फ्री में कार्टेज देते थे कि आपके जहाज को हम नहीं रोकेंगे, फ्री में ले लीजिए, लेकिन अनुमति पत्र उन्हें लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे कह लीजिए कि पुर्तगालियों में कुल मिला के अकबर तक को फ्री में कार्टेज मिलता है। कहीं ना कहीं अकबर भी पुर्तगालियों का अधीनता कहने का मतलब समुद्र में कहता है भाई ठीक है आप ही का राज्य है, स्वीकार ही कर लेता है कुल मिला के। इधर अंग्रेज जब आ गए तो फाइनली एक बैटल होता जिसे स्वैली का युद्ध कहा गया। स्वैली का युद्ध जो होता इसे स्वैली का युद्ध कहते हैं, इसे सुवेली का युद्ध कहते हैं, इसे स्वाली का युद्ध कहते हैं, कई सारे नाम देते हैं। यह युद्ध होता 1612 में। किसके किसके बीच में? तो पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली वर्सेस ब्रिटिश, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आई जगह होते हैं भारत में, ब्रिटिश। और फाइनली विक्ट्री किसकी हो जाएगी बच्चा? तो विक्ट्री फाइनली हो जाती है ब्रिटिश की। फाइनली विक्ट्री किसकी हो गई? विजेता कौन हो जाते हैं? तो ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज, ठीक। और पुर्तगालियों का वर्चस्व धीरे धीरे भारत में खत्म होने लगता है, ठीक। इधर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और समुद्र के क्षेत्र पर धीरे धीरे पुर्तगालियों के वो लोग कब्जा करने लगे, और पुर्तगालियों का इस हार से मनोबल भी टूट गया स्वैली के युद्ध से। इधर और बात कर लेते हैं, समय कहते हैं बदलते देर नहीं लगती है। इसके पहले थोड़ा सा और चल लेते हैं, शाही विवाह से थोड़ा सा और पहले अगर हम चल लेते हैं, जस्ट एग्जांपल, पुर्तगालियों ने लूट का अपने अड्डा बना रखा था हुगली को, ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने हुगली को अपने लूट का अड्डा बना रखा था, सेंटर बना रखा था। शाहजहां ने पुर्तगालियों को 1632 में निकाल के फेंक दिया, हुगली से भगा देता शाहजहां कि भाई तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो लोगों को। तो 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली, जो बंगाल, हुगली से निकाल करके भगाना, क्योंकि वो लूट का अड्डा बना रखे थे ये लोग, ठीक है। इधर कुछ समय के बाद जब पुर्तगाली भारत में कमजोर होने लगते हैं, उधर क्योंकि इनका फोकस भी इंडिया से हटने लगता है, इंडिया से हट के इनका फोकस पुर्तगाल की तरफ, इनका फोकस ब्राजील की तरफ होने लगता है, तो ये भी इंडिया में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इधर शाही विवाह हो गया। शाही विवाह का मतलब रॉयल मैरिज कह लीजिए इसी को। शाही विवाह में दो लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर दो लोग आपको दिख रहे हैं। एक होती हैं कौन? पोर्चुगीज प्रिंसेस जो होती हैं, पुर्तगाल की राजकुमारी जो होती हैं, और इधर ब्रिटिश प्रिंस। इधर ब्रिटिश प्रिंस, इधर पुर्तगाल की राजकुमारी, इधर ब्रिटिश प्रिंसेस हो जाती है। पुर्तगाल की राजकुमारी जो होती है उनका नाम होता है कैथरीन ब्रिगेंजा, कैथरीन लिख लो फिलहाल। और इधर ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं, ब्रिटेन के राजकुमार होते हैं, उनका नाम होता है चार्ल्स सेकंड। कौन होते हैं? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड कौन हो जाते हैं? चार्ल्स सेकंड, मतलब ब्रिटेन के राजकुमार हो जाते हैं कौन? चार्ल्स सेकंड, ठीक। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स सेकंड। एक सेकंड दोबारा लिख दे रहे हैं, कौन हो जाते हैं? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में विवाह होता है जिसे रॉयल मैरिज कहते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें दहेज के रूप में क्या मिलता है? दहेज के रूप में क्या मिलता है? तो दहेज के रूप में बंबई द्वीप मिल जाता है, ठीक है, बॉम्बे आइलैंड मिल जाता है। चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटिश के होते हैं, चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटिश के होते हैं, और महारानी कैथरीन, ठीक है। और इसमें मतलब राजकुमारी कैथरीन, इसमें डावरी में क्या मिल जाता है बच्चा? दहेज में क्या मिलता है? तो दहेज में बॉम्बे आइलैंड, यानी कौन सा द्वीप मिल जाता है? बंबई द्वीप, बॉम्बे आइलैंड, बंबई द्वीप मिल जाता है। बंबई टोटल 7 द्वीपों पर बटा है, इसीलिए इसे कहते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड। 7 द्वीप जो होते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो बंबई द्वीप मिल जाता। और ये विवाह कब होता है? 1661 में, 1661 में विवाह होता है। 1661 में विवाह होता है, रॉयल मैरिज जिसे हम लोग कहते हैं, ये विवाह हो जाता है। और बंबई आइलैंड को 10 पाउंड के
10 पाउंड के रेंट, मतलब ऐसे कह लीजिए 10 पाउंड के रेंट पर दे देते हैं चार्ल्स सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में किराए पर दे देते हैं। ठीक है, 1668 में इसे बंबई द्वीप को दे देते हैं। दहेज में कौन पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स सेकंड, इधर ब्रिटेन की राजकुमारी है। तो यहां तक कि राहसाइल में, मतलब पुर्तगालियों का कुल मिलाकर के कह दीजिए पतन होना शुरू हो जाता है। तो अब पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या क्या माने जाते हैं, क्या क्या समस्या थी, कैसे कैसे, उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं पुर्तगाली लोग अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर के आते हैं। तो पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेकर के आए, सभी का फिगर बना हुआ है, फिर भी मैं नाम लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिए क्या है, पपाया अपने साथ पुर्तगाली लाते हैं। क्या क्या लाते हैं, पपाया मतलब क्या बच्चा, पपीता। और क्या लाते हैं, रेड चिली मतलब क्या, लाल मिर्च। ठीक, और क्या लाते हैं, यहां पर देख लीजिए कैस्यू यानी क्या, काजू। ठीक है, यहां पर देख लीजिए और क्या लाते हैं, आलमंड यानी क्या लाते हैं बच्चा, बादाम। ठीक है, ये सब पुर्तगाली अपने साथ लाते हैं, मतलब पपीता, लाल मिर्च, काजू, बादाम। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब इंडिया में नहीं था, ये सब पुर्तगाली लेकर के आते हैं अनेक अनेक कंट्री से। यहाँ पर देखिए ऐसे लग रहा होगा इलायची, इलायची नहीं है भाई, ये टोबैको है, तंबाकू, जो सबसे खतरनाक होता है। जीवन में कभी ये सब नहीं शुरू करना चाहिए। ठीक, शौक शौक में लोग तंबाकू खाते हैं, बाद में यही उनके कैंसर का कारण बनता है। तो जीवन में कभी ना शुरू करो। टोबैको खाते बड़े प्यार से, ऐसे लगा के बढ़िया सा रख लिए, लेकिन बहुत नुकसान करता है। इधर दिख रहा होगा आपको टोमेटोज यानी क्या, टमाटर। ये सब नहीं था भारत में। ठीक है, इधर दिख रहा होगा आपको लीची यानी क्या बच्चा, लीची। ये भी भारत में नहीं था। यहां पर दिख रहा होगा आपको आलू, पोटैटो, आलू। ठीक है, तो तंबाकू, टमाटर, लीची, आलू। अब कहोगे सर आलू नहीं था, अरे नहीं था भाई, तो क्या करें। अब जबरदस्ती तो लिख नहीं देंगे कि भाई आलू भारत में था। ठीक, भारत में जो था वो था, ये सब भारत में नहीं था। ना टमाटर था, ना आलू था, ना पपाया था, ना लीची था, ना कैस्यू था, ना ही एलमंड था। ये सब यूरोपियन लेकर के आते हैं। इधर देखिएगा पाइन एप्पल, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब भारत में नहीं थे। यहां पर देख लीजिए क्या है, ये पाइन एप्पल। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल का मतलब क्या होता है, अनानास। यहां पर दिख रहा होगा आपको प्रिंटिंग प्रेस है, जिलोटिन की तरह दिख रहा होगा, लेकिन जिलोटिन नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस को कहते हैं क्या, छापा खाना। ये सब पुर्तगाली लाते हैं। सब पूछे गए आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस अनगिनत बार पूछा गया है। कौन लाते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले लाते हैं। ये क्या कहलाता है, गोथिक आर्ट, गोथिक आर्ट, गोथिक कला कहलाता है। अभी गोथिक कला का चित्र आपको और दिखाएंगे, गोथिक कला। इधर आप देख लीजिए क्या दिख रहा होगा आपको, ऑरेंज, ऑरेंज यानी क्या, संतरा। ये सब भारत में नहीं था। ये सब कौन लाते हैं, पुर्तगाली लोग लाते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब संतरा, ये भी कौन लाते हैं, पुर्तगाली लोग लाते हैं। मतलब ये चीजें भारत में नहीं थी। ये सारी की सारी चीजें कौन ला रहे हैं बच्चा, पुर्तगाली लोग ला रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, पाइन एप्पल, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक आर्ट, ऑरेंज, ये सारा का सारा चीज किसके द्वारा, तो ब्रिंग में पोर्चुगीज, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब ये चित्र दिखाएं, इसको ध्यान से स्कैन कर लेना, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आपको आंसर सही मार्क करना है। गलत आंसर गलती से भी नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये सब पुर्तगाली लाती है। अब इतनी सारी चीजें देखिए, गोथिक आर्ट का एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यहाँ पर एक चर्च दिख रहा होगा, ये चर्च में मूर्तियों में तरह तरह के हल्का चर्च कर दिया गया। तो सब गोथिक आर्ट के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। बहुत प्यारा सा आर्ट होता है। अब पुर्तगालियों के पतन के कारण, तो जो सीडीएस वगैरह में जो आपके एग्जाम में रहता है, मोस्टली कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन, कि जब इतना बढ़िया पुर्तगालियों का साम्राज्य था, तो पुर्तगालियों के साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो देख लेते हैं डिक्लाइन इनका कैसे हो रहा पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली क्या करते थे, जितने भी रीजनल लोग थे, जो लोकल पीपल थे, उनको क्या करते थे, जबरन धर्म में परिवर्तन कर देते थे, इंटरकास्ट मैरिज करवा देते थे। इंटरकास्ट मैरिज तो वही, यार भाई वो जाति अलग है, धर्म अलग है, तो धर्म जाति का परिवर्तन करा रहे थे। हिंदू मंदिरों को तोड़ देते, मुस्लिम विरोधी भावना पैदा करते,
ठीक है, ये सब एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पैदा करते से मुस्लिम लोग दुखी होने लगे। हिंदू के मंदिर, उस समय धर्म का बहुत बड़ा वैल्यू चल रहा था, धर्म जल्दी कोई बदलना नहीं चाहता था, और लोगों का धर्म बदलो तो मामला और खराब हो जाएगा। इधर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद जितने भी आने वाले थे, मैंने आपको बताया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क का समय सबसे बढ़िया माना जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद जितने भी गवर्नर आते हैं वो सारे के सारे वीक माने जाते हैं, कैपेबल थे ही नहीं, कह लीजिए लेस कैपेबल कहते हैं उसी को, कि वो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। अगर उसी की तरह योग्य होते तो भारत में पुर्तगाली होते, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तो होते नहीं। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग पावरफुल हो रहे थे, ठीक, उधर कह लीजिए पावरफुल होते, डच लोग पावरफुल हो रहे थे, उधर और सारे लोग पावरफुल हो रहे, धीरे धीरे करके। तो पुर्तगालियों का जितना समुद्री वाला क्षेत्र था, जैसे पहले पुर्तगालियों का समुद्र पे एक छत्र व्यापार होता था, तो समुद्र पर जो मोनोपोली उनकी थी वो सी रूट पर वो सब एंड हो जाती है, क्योंकि तमाम सारी यूरोपीय कंपनियां आना शुरू हो जाती हैं। और यही कारण है कि पुर्तगालियों द्वारा जो समुद्री डकैती लूटपाट जो चल रहा था वो सब रोक लग जाता है। इस कारण से भी दुखी हो गए थे लोग, लूटपाट कर देते थे समुद्र में। मान लीजिए कोई किसी की जहाज आ रही, जहाज ही लूट ले रहे हैं, तो सब परेशान हो गए थे। इसके ऑप्शन के रूप में अनेक जो कंपनियां थी, जैसे अंग्रेजों की जो वाणिज्यिक नौसैनिक शक्तियां थी, वो पुर्तगालियों को पूरी तरह से भारत से खत्म कर देती है, पुर्तगालियों को धीरे धीरे करके भारत में इंड कर देती है। क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल हो रहे थे, भारत में डच भी आ गए थे, भारत में फ्रेंच भी थे। फ्रेंच तो खैर बहुत बाद में आते हैं, उसके पहले तो पुर्तगालियों का चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। लेकिन पुर्तगालियों का जो हॉर्मुज पर कब्जा था, जो मुलक्का पर कब्जा था, जो अन्य सारे क्षेत्र बताए, सब कब्जा होने लगता है। अनेक ब्रिटिश जो यूरोपियन कंपनियां थी वो सब उनके क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं। इधर मराठे, मुगल, इनका भी उदय हो रहा था। ये मतलब यूरोपीय कंपनियों के द्वारा समुद्र पर जब अन्य कंपनियां आने लगी तो पुर्तगालियों का क्षेत्र भारत की तरफ से उनका बोरिया बिस्तर पैक होना शुरू हो गया। ठीक, ये सारी चीजें उनकी धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। मुगलों और मराठों की शक्ति भी बढ़ रही थी धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे मुगलों में ले लीजिए औरंगजेब हो गया, आप बात कर लीजिए शाहजहां हो गया, ये सब जहांगीर हो गया, ये सब पुर्तगालियों को उतना वैल्यू नहीं देते थे जितना ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगता है। तो यहां पर मुगल और मराठे बढ़े। मराठों ने क्या किया, सालसेट बसीन पर मराठों ने कब्जा कर लिया, जो अंग्रेजों का था सालसेट बसीन वाला क्षेत्र, उस पर मराठा कब्जा कर लेते हैं। तो यहां पर भाई छत्रपति शिवाजी महाराज आ ही गए, और शिवाजी महाराज आएंगे तो कुछ ना कुछ तो तांडव होगा। तो मराठों ने सालसेट बसीन पर कब्जा कर लिया। उधर शाहजहां का मैंने बताया था कि हुगली से पुर्तगालियों को बाहर निकाल देता है, शाहजहां हुगली से बाहर भगा देता है। पुर्तगालियों ने भारत की तुलना में ब्राजील पर अपना ज्यादा ध्यान देना ज्यादा बढ़िया समझा कि भारत में कई सारी कंपनियां आ गई हैं तो मामला खराब हो रहा है। तो जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, वहां पर ब्राजील जो है, ब्राजील ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब भारत की तुलना में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कहां होने लगा, ब्राजील में होने लगा। कि भारत में कुछ ज्यादा बचा नहीं है तो एक काम करते हैं ब्राजील में चलते हैं, वहां पर थोड़ा सा कंपटीशन कम है। तो ये सारी चीजें पुर्तगाली, और अंत तक जाते जाते पुर्तगालियों का कब्जा केवल दमन दीव और गोवा तक सिमट गया। और जब तक पुर्तगाली भारत में रहे उनका क्षेत्र कहां तक रहा, गोवा तक रहा। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास कैसी रही एक बार जरूर बताएंगे, और अपने सभी मित्रों के बीच में शेयर जरूर करेंगे क्लास को, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक मर्जी आपकी है, लेकिन शेयर जरूर सबसे करेंगे। बताएंगे क्लास कैसी रही, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि यूरोपियन अराइवल में एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, पुर्तगाली। क्लास कैसी रही एक बार सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।